आज का हमारा टॉपिक है ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ई वे बिल एंड वाई इज़ इट रिक्वायर्ड। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो जनरेट होता है जीएसटी पोर्टल पे। ये एक एविडेंस होता है कि आपको कोई गुड्स की मूवमेंट करनी है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमारा एविडेंस जनरेट होता है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। सेक्शन 68 मैंडेट करता है दैट द गवर्नमेंट में रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग सच अमाउंट। वो अमाउंट क्या होता है अभी हम देखते हैं। अगर आपको इस वैल्यू से, ठीक है, ये वैल्यू से एक्सीडिंग अगर आपको गुड्स की मूवमेंट करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब वो वैल्यू कितनी है, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। ई वे बिल मैंडेटरी इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर आपके गुड्स की मूवमेंट होती है, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, ये जो वैल्यू है 50,000 से ज़्यादा है, ये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल जीएसटी है। जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड करने के बाद आपकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ई वे बिल बनाना ज़रूरी होता है। ये गुड्स की यहाँ पर वर्ड इसने यूज़ करा हुआ है सिर्फ मूवमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई हो चाहे अदर देन सप्लाई हो, चाहे आपकी इनवर्ड सप्लाई हो जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है। आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई चीज़ परचेज़ करी है, ठीक है, अगर वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो भी आपका ई वे बिल बनेगा। इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो सप्लाई है या अदर देन सप्लाई है, अनरजिस्टर्ड से आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ई वे बिल बनेगा ही बनेगा। Registered person causing movement of goods shall furnish the information relating to be said goods in Part A of GST Form GST E-way bill 01 before commencement of such movement। इसके दो पार्ट होते हैं ई वे बिल के, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो है वो सप्लायर भरता है। गुड्स की मूवमेंट करने से पहले ये बताता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या जीएसटी नंबर है, शॉप नेम, एड्रेस वगैरह सभी खुद की डिटेल भरता है सप्लायर, पार्ट ए के अंदर। और पार्ट बी के अंदर जो डिटेल जाती है वो जाती है ट्रांसपोर्टर की। ट्रांसपोर्टर कौन है, उसके जो वो व्हीकल है, व्हीकल नंबर क्या है, वो पार्ट बी में जाता है। अब कहता है एक्सेप्शन टू मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपये। किस केस में हम 50,000 की वैल्यू को भी कंसिडर नहीं करते, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, आपको मैंडेटरी ई वे बिल बनाना ही बनाना है। किस केस में, अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो, प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि स्टेट चेंज होगी, तो वैल्यू मैटर नहीं करेगी। वैल्यू चाहे 50,000 से कम है चाहे ज़्यादा है, ई वे बिल बनेगा ही बनेगा। दूसरा कहता है इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय ए पर्सन जो एग्जेम्प्ट है, जो रजिस्ट्रेशन लेने से, जिसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो अपने हाथ से बनाए हुए कोई गुड्स इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करता है, तो कम से कम ई वे बिल बना ले, ठीक है। ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। तो दो वर्ड यहाँ पे हाईलाइट करके रख लो, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट, दोनों की इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट। हरियाणा से पंजाब माल बेचना, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट बेचना। तो दो केस में लिमिट चेक नहीं होती, एक्सेप्शन पेपर के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली सप्लायर। इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडरटेक टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय द सप्लायर। इफ recipient arrange transport, the movement would be caused by him. If goods are supplied by unregistered supplier to a registered known recipient, movement shall be caused by such recipient। इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं पापा ई वे बिल की, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए टू बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग मूवमेंट, जो गुड्स की मूवमेंट शुरू करेगा पार्ट ए वो भरेगा। और पार्ट बी कौन भर देगा, पर्सन हु इज ए ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, जो गुड्स को चलाएगा। हाउएवर इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए में बी फर्निश्ड बाय द ट्रांसपोर्टर इफ़ सो अथोराइज्ड। कई बार क्या होता है, सप्लायर के पास टाइम नहीं होता, तो वो ट्रांसपोर्टर को बोल देता है कि पार्ट ए भी तू ही भर दियो। और बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर भी भर सकता है, वे द गुड्स आर सप्लाइड थ्रू। अगर आप कुछ गुड्स ई कॉमर्स इको के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भेजते हो, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन को फर्निश कर सकता है। अब कहता है ई वे बिल बनाएगा कौन,
ई-वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय द रजिस्टर कंसाइनर और कंसाइनी इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ओन हायर्ड कन्वेंस और रेलवे एयर वेसल और बाय ट्रांसपोर्ट। तो पहले कब किसने बनाया, कंसाइनर या कंसाइनी ने। अगर मेरे खुद का व्हीकल पे जा रहा है तो मैं ही बनाऊंगा, या फिर वो कंसाइनी बनाएगा जिसके पास जा रहा है, या ट्रांसपोर्टर बना देगा। अगर गुड्स मैंने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गुड्स मैंने हैंड ओवर करे हैं तो मैं ट्रांसपोर्टर को बोलूँगा यार पार्ट भी तू भर दियो, ई-वे बिल बना ले यार। वेर नाइदर द कंसाइनर नोर कंसाइनी जनरेट द ई-वे बिल और वैल्यू गुड्स 50,000 से ज़्यादा है तो फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ट्रांसपोर्टर के ऊपर जाती है। ठीक है, फिर वो ट्रांसपोर्टर भी ई-वे बिल बना देता है, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ई-वे बिल बनाना ज़रूरी है। अदर पॉइंट्स की बात करें, द गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे शैल बी डिलीवर्ड ओनली द प्रोडक्शन ऑफ ई-वे बिल। जो गुड्स रेलवे पे जाती हैं, अगर रेलवे के थ्रू आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो गुड्स को डिलीवर नहीं किया जाता है जब तक आप ई-वे बिल प्रोडक्शन नहीं करते, वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000। कहता है ई-वे बिल कोई ऐसा थोड़ी है कि आप 50,000 से कम वैल्यू पे ई-वे बिल बना नहीं सकते, बना लो, सेफ हो जाओ। अब कहता है डिटेल ऑफ कन्वेंस में नोट बी फर्निश इन पार्ट बी इन केस इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हो अप टू 50 किलोमीटर। कहता है वैसे तो देखो पार्ट बी भी भरना जरूरी होता है, लेकिन ये उसकी एक्सेप्शन है। ये कहता है अगर आप विद इन द स्टेट या इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट आप मूवमेंट करते हो और 50 किलोमीटर तक की आपकी मूवमेंट है तो आप पार्ट बी मत भरो। ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन या प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनी। मतलब आप दोनों का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर तक का ही है, तो पार्ट भी मत भरो, चल जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू अनदर कन्वेंस, कई बार क्या होता है रास्ते में अपना ना ट्रक ख़राब हो जाता है, व्हीकल ख़राब हो गया, व्हीकल पंचर हो गया, तो क्या करें, ई-वे बिल को कैंसिल कर दें, नया बना लें। ई-वे बिल तो ख़राब हो गया, फिर वो क्या करेंगे मतलब ई-वे बिल का। तो कहता है आपको ई-वे बिल दोबारा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फाड़ने फूड़ने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए और पार्ट बी आप लॉजिकली समझो कि पार्ट ए क्या होता है, सप्लायर की डिटेल, और पार्ट बी होती है कन्वेंस की डिटेल। ठीक है, अब मान लो अगर आपका एक व्हीकल पंचर हो गया है और मान लो वहाँ पे वो कहते हैं कि इसको तो 2-3 दिन लगेंगे, व्हीकल ख़राब हो गया, उसका इंजन ख़राब हो गया, कोई भी हादसा हो गया उसके साथ। ठीक है, तो हमने व्हीकल ही चेंज कर रहा है ना, तो पार्ट बी चेंज कर लो ना, उसके अंदर सिर्फ पार्ट बी की डिटेल चेंज करनी है। तो ठीक है, उस ई-वे बिल को अपडेट करो, पोर्टल पे जाओ, पार्ट बी को अपडेट कर दो और उसमें नए व्हीकल का नंबर डाल दो। इन सच केस ट्रांसपोर्टर और जनरेटर ऑफ द ई-वे बिल शैल अपडेट द न्यू व्हीकल नंबर इन पार्ट बी। पार्ट बी को चेंज करो बस, बिफोर सच ट्रांसफर और फर्दर मूवमेंट ऑफ द गुड्स। गुड्स की मूवमेंट, फर्दर मूवमेंट से पहले पार्ट बी चेंज करके अपना नया ई-वे बिल जनरेट कर लो। नया मीन्स बस उसको अपडेट कर लो। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इन केस ऑफ ए रोड ट्रांसपोर्ट, कई बार क्या होता है जो ट्रांसपोर्टर होता है उसके पास इंडिविजुअली वो हर दुकान से क्या करता है, माल उठाता है और लेके जाता है। अब इंडिविजुअली किसी की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं थी, किसी का 30,000 का माल था, किसी का 25,000 का, किसी का 35,000 का। ठीक है, लेकिन सारा माल मिल के बहुत ज़्यादा बन गया ना, तो वो सारे ई-वे बिल का एक कंसोलिडेट ई-वे बिल बना सकता है। या फिर सब ने अपना ई-वे बिल बना के दिया तो वो सारे रास्ते में सारे बिल चेक करवाने की बजाय एक ई-वे बिल भी बना सकता है कि मेरे ट्रक पे टोटल माल कितने का पड़ा। आफ्टर ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेंस, एक ही ट्रक पे माल जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाएगा ई-वे बिल 2, पहला बिल ई-वे बिल 01, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल 02 may be generated by him on said portal prior to the movement of goods. Where consignor consignee has not generated the e-way bill on the e-way bill 01, consignor consignee ने बनाया नहीं है, तो aggregate of consignment value carried on the conveyance is more than 50,000 है, तो ट्रांसपोर्टर बना लेगा। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल, कैंसिलेशन करना है। कई बार क्या होता है आपको ई-वे बिल कैंसिलेशन करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने सोचा था कि हम आज माल भेजेंगे, बाई चांस कोई ऐसा हादसा हो गया कि आप वो माल भेज ही नहीं पाए, ई-वे बिल कैंसिल कर दो। ई-वे बिल कैन बी कैंसल्ड इफ़ द आइदर गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड, गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए, या फिर
नो ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फर्निश इन द ई वे बिल। ई वे बिल में जैसे जैसे मैंने जो डिटेल दी थी कि इस तारीख को ये बंदा लेकर चलेगा, इस व्हीकल पे चलेगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो आप 24 घंटे के अंदर अंदर जनरेशन से, टाइम ऑफ जनरेशन से विदिन 24 आवर्स आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो किसी भी टाइम। उसके बाद कहता है ई वे बिल की वैलिडिटी कितने टाइम तक होती है। वैलिडिटी पीरियड ऑन ई वे बिल, कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अगर आप देखो, एक होते हैं हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल को हम यहाँ पे बोलते हैं डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गोस होते हैं। ओवर डायमेंशनल आपने देखे होंगे सड़कों पे बहुत बड़े बड़े ट्रक जाते हैं जिसमें गाड़ियाँ जाती हैं बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं और बहुत धीरे धीरे चलते होते हैं वो, ठीक है। उस केस में तो 20 किलोमीटर मिलते हैं एक दिन में। एक दिन में आप 20 किलोमीटर चलोगे, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, GST एक्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से कि आप एक दिन में 20 किलोमीटर निकालो, बस आपका एक दिन वैलिड है, ठीक है। और पार्ट के लिए भी आपको अगला दिन मिल जाता है। मान लो आपको कहीं पे 24 किलोमीटर दूर जाना है, 24 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपको 2 दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 दिन तक आपका ई वे बिल वैलिड होगा। उसके बाद अगर आपके उसके अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो हैं, कोई व्हीकल आपका है, तो फिर आपको 200 किलोमीटर एक दिन मिलता है। अगर आपको 220 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तो 200 किलोमीटर का एक दिन हो गया, और फर्दर जो 20 किलोमीटर के लिए आपको पार्ट के लिए भी एडिशनल डे मिल जाता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 दिन मिल जाएंगे। तो याद रखना 200 किलोमीटर तक एक दिन, और ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर का एक दिन ई वे बिल आपका वैलिड रहेगा। Acceptance and rejection e-way bill. The detail of e-way bill generated shall be made available to the supplier where information of part A is furnished by the recipient और ट्रांसपोर्टर। कई बार क्या होता है, अगर देखो सप्लायर ने ही पार्ट ए भरा था तो फिर तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन वो है ही। कई बार मेरे पास नहीं है तो मैं ट्रांसपोर्टर को बोल देता हूँ यार पार्ट ए तू भर दियो। कई बार मैं कंसाइनी को ही बोल देता हूँ रिसिपेंट को, यार पार्ट ए तू ही भर दे, ठीक है। तो फिर वो मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इफ रजिस्टर्ड ऑन द कॉमन पोर्टल हु शैल कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट कवर्ड बाय ई वे बिल। इन केस सप्लायर रिसिपेंट डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस रिजेक्शन विदिन 72 आवर्स of the detail being made available to him on the common portal या time of delivery whichever is earlier, it shall be deemed he has accepted the said detail। अब जैसे ना मैंने ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है, ई वे बिल जैसे ही जनरेट होता है तो कंसाइनी को कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है आपस में एक दूसरे को कि ई वे बिल जनरेट हो गया, क्योंकि हमारे पास एक मेल आ जाती है और हमारे को उसके अंदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देनी होती है कि ये गुड्स मेरे ही हैं, मेरे पास आएंगे, आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, ये मेरे गुड्स हैं या नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको किसी और का भी नंबर आप डाल सकते हैं, डल सकता है गलती से। तो मैं मान लो मेरे पास कोई नंबर आ गया कि आपके पास ये गुड्स आ रहे हैं, वो मैंने मंगवाए नहीं तो मुझे रिजेक्शन करनी है ना। 72 घंटे के अंदर अंदर आपको गुड्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करनी है। अदरवाइज़ अगर आपने 72 आवर्स के अंदर अगर आपने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन नहीं दी तो डीम्ड मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द सेड डिटेल। ऐसा मान लिया जाएगा, डीम्ड कर लिया जाएगा कि आपने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, वो आपके यहाँ आपके पास आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे सारे। इस ई वे बिल रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस। ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान, कॉपी ऑफ ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म, ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मैप टू RFA एम्बेडेड ड्यू ऑन टू द कन्वेंस। ये है कि आपको ये डॉक्यूमेंट डिवाइसेस हैं, ये आपको पास रखनी है पर्सन इन चार्ज को। सभी इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान सारे आपके हाथ में होने चाहिए। अब आपके रास्ते में वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। कमिश्नर और ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ में ऑथराइज द प्रॉपर ऑफिसर to intercept any conveyance to verify e-way bill or e-way bill number in physical form for all interstate or intrastate movement of the goods। कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर बाय हिम इन बिहाफ में अथोराइज कर सकते हैं किसी प्रॉपर ऑफिसर को कि तुम जाके वहाँ पे चेक करो, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को चेक करो जाके। फिजिकल वेरिफिकेशन स्पेसिफिक कन्वेंस कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय एनी ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन इवेजन ऑफ टैक्स आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर ऑफिसर अथोराइज्ड बाय हिम ऑन बिहाफ। आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, आपके रास्ते में कहीं पे भी वेरिफिकेशन हो सकती है डॉक्यूमेंट्स की। इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। ए समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन ऑन द कॉमन पोर्टल। ये सारा काम आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, समरी रिपोर्ट जाएगी इंस्पेक्शन की ऑनलाइन पोर्टल पे।
प्रॉपर ऑफिसर 24 घंटे के अंदर अंदर, इंस्पेक्शन करने के 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी रिपोर्ट आपकी ऑनलाइन डाल देगा जीएसटी पोर्टल पे। एंड फाइनल रिपोर्ट आपको शैल बी रिकॉर्डेड विद इन 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन। 24 घंटे में एक समरी रिपोर्ट जाएगी और पूरी रिपोर्ट 3 दिन में जाएगी। Once physical verification of goods being transported, any conveyance has been done during transit at one place within the state or in any other state. No further physical verification of said conveyance shall be carried out against in the state unless specific information relating to evasion of tax is made available subsequently. ये कहता है आपकी ना एक बार चेकिंग हो गई तो अगले नाके पे वो दोबारा खड़े हैं, दोबारा ट्रक रोक लिया, वो दोबारा नहीं आपकी चेकिंग कर सकते। आप उनको बता देना कि हमारी पीछे चेकिंग हो गई है। और पहली बात, ये सारा काम ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड होएगा, चेकिंग होती है, आपके जीएसटी पोर्टल पे अपडेट हो जाता है कि ये ट्रक चेक हो चुका है पहले। और नहीं तो आप अपना दिखा देना उसको कि हमारी चेकिंग पीछे हो चुकी है, वो आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। अनलेस की कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आ जाए, अनलेस की कोई स्पेसिफिक पीछे से ऑर्डर आ जाए कि यार ये ट्रक है ना, आप दोबारा रोको, दोबारा चेक करो, वो अपने वो जगह तो चेक नहीं करी, हमारे पास दोबारा इन्फॉर्मेशन आ गई कि उसी ट्रक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा माल है जो विदाउट जीएसटी जा रहा है, या कुछ भी ऐसा खबर आ जाती है और अपन ने अच्छे से चेक किया था फिर भी नहीं अपने को पता चला, जी उस ट्रक को दोबारा रुकवाया जा सकता है। अनलेस कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स की चोरी का पता चल जाए सब्सिक्वेंटली, फिर आप रोक सकते हो, अदरवाइज नहीं रोक सकते। फर्दर ये कहता है कोई भी व्हीकल अगर आपने इंटरसेप्टेड करा और उसको अपने पास डिटेन करा फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, आप 30 मिनट से ज़्यादा एक ट्रक को नहीं रोकोगे। अगर आपने 30 मिनट से ज़्यादा एक ट्रक को रोका तो ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सैड इन्फॉर्मेशन इन कॉमन पोर्टल पे डाल देगा, क्योंकि ना इसमें दोनों का वो है, एक ट्रक वाले को ऑफिसर ने 30 मिनट से ज़्यादा रोका क्यों हुआ है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू निकलते हैं इसके अंदर से। कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी निकलता है कि हो सकता है वो ऑफिसर कुछ गड़बड़ ना कर रहा हो, है ना, कोई ब्राइब का चक्कर ना हो या ऐसा कुछ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू निकलते हैं इसके अंदर से। और ट्रांसपोर्टर भी तो लेट हो रहा है, ये भी लेट हो जाएगा उसका, तो काफ़ी सारी चीज़ें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत है, ठीक है। तो बस गवर्नमेंट कहता है अगर 30 मिनट से ज़्यादा आपका कोई भी व्हीकल डिटेन किया जा रहा है तो आप क्या करो, वो अपनी डिटेल बस हमारे को बता दो एक बार। रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्टी ऑफ फॉर्म GSTR E-way bill 01। No person including consignor, consignee, transporter, e-commerce operator, courier agency shall not be allowed to furnish information in part A of form GSTR 1 E-way bill in respect of following registered person, whether a supplier or recipient is a composition supplier। देखो कौन सा बंदा पार्ट ए नहीं भर सकता। A composition supplier has not furnished the statement of payment of sale assessed tax for a 2 consecutive quarters। 2 क्वार्टर की कॉम्पो डीलर ने 2 क्वार्टर की फर्निश नहीं करी स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स ही पे नहीं करा। एक बंदा जो रेगुलर है उसने 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न फर्निश नहीं करी। ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज़ नॉट फर्निश GSTR 1 फॉर एनी 2 month और 2 क्वार्टर। एक रेगुलर बंदे ने GSTR 1 नहीं भरी 2 महीने से, या क्वार्टर भी दिया हो, क्योंकि GSTR 1 कई जने क्वार्टर वाला ऑप्शन भी लेते हैं। GSTR 1 में एक मंथली ऑप्शन होता है, एक क्वार्टर ऑप्शन होता है। ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज़ नॉट फर्निश GSTR 1 फॉर एनी 2 month और क्वार्टर। और लास्ट आता है ए पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड। एक ऐसा बंदा जिसका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हो चुका है। हाउएवर कमिश्नर में ऑन सफिशिएंट कॉज लेके, अगर कोई बंदा सफिशिएंट कॉज दे दे, रीज़न टू बी रिकॉर्ड करके राइटिंग के अंदर उसको अलो कर सकता है कि तू पार्टे भर ले, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर अपना ई-वे बिल का पूरा टॉपिक कवर हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे ई-वे बिल के।